Okay, hello everyone. Today we will study about atoms and molecules. ठीक है, तो आपको एटम्स का पता ही है, थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया होगा कि एटम्स होते क्या हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया में ग्रेट फिलोसफर रहे हैं उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसर्च जो थी पहले, ऐसा नहीं था कि इंडिया में रिसर्च नहीं हुई है, इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च हुई है। बस वो बातें पेटेंट, कुछ बातें पेटेंट जो हो जाती है ना, जिसको पेटेंट मिल जाता है उसी का ही मतलब फिर नाम रहता है कि उसने उस चीज़ को डिस्कवर किया है। तो यहाँ पर इस बुक में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले मैं बताना चाहूंगी महर्षि कनाद के बारे में। महर्षि कनाद जो आपके इंडियन फिलोसफर थे, एक उन्होंने बताया था कि अगर हम जो मैटर है, हमारा जो पदार्थ है, ठीक है, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब कि पदार्थ किससे बना है, फिर वो चीज किससे बनी है, ठीक है, उस चीज को डिवाइड करते रहे हैं तो हम फाइनली हमको एक पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके बाद कोई फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। ठीक है, परमाणु इन हिंदी एंड व्हाट वी कॉल परमाणु इन इंग्लिश एटम। ठीक है, ओके। तो उसके बाद देयर इज अनदर इंडियन फिलोसफर नेम्ड पकुदा कात्यामा। ठीक है, कात्यामा जो थे आपके, उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हमने एटम कहा है या परमाणु कहा है, ये जनरली नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब अकेले कम एग्जिस्ट करते हैं, जनरली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये आपके पार्टिकल्स, जिसे आप जो अनडिवाइडेबल है, मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो ये तो बात थी इंडियन फिलोसफर की, जिन्होंने एटम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। अभी हम जो आगे फर्दर साइंटिफिकली कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है। ठीक है, ओके। तो एटम आपका एक ऐसा पार्टिकल है जिसे हम जिसका फर्दर डिवीजन नहीं था। ठीक है, इनिशियली जब एटम डिफाइन किया गया तो यही बोला गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जिससे मैटर बना है। बट लेटर वी सी कि एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनिशियली हमने जो रिसर्चर्स थे उन्हें लगा कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मैटर की। बट लेटर जब रिसर्च होती रही आगे जाके तो पता चला कि एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सब क्या है? वो एटम्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स है? लॉ ऑफ, अभी नाम से पता चल रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब आपका जो एटम कंबाइन हो रहा है वो किस रेशो में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखना है। वेट, तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन में हमारा पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपली इस चीज के बारे में बताती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इस दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी मास है, वो कांस्टेंट है। ना तो कोई नया मास बन रहा है और ना ही कोई मास खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके। इस चीज को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि जैसे ये एक्टिविटी देखो 3.1। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने दो सेट लिए हैं, एक एक्स केमिकल एक्स नाम दिया, ठीक है, दूसरे सेट को नाम दिया वाई। ठीक है, एक्स में आपने इनिशियली क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया, और वाई जो सेट है उसमें आपने लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कितना अमाउंट कॉपर का लिया है? 1.25 ग्राम एंड 1.43 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यू हैव टेकन। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया और उनके ये अमाउंट ले लिए 1.22 ग्राम एंड 1.53 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ थर्ड केस में व्हाट दे हैव टेकन? lead nitrate and sodium chloride. ठीक है, lead nitrate around 2.07 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड अराउंड 1.17 ग्राम। ठीक है, तो आपने क्या किया
कि आपने 5% सॉल्यूशन 1 पेयर का बना लिया, ठीक है, अंडर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब 5% समझ गए ना, 5% मतलब 5, अगर आप 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो 5 ग्राम आप कॉपर सल्फेट डालना, बाकी जो आपका 95 बचा है वो क्या डालोगे आप, पानी डालोगे, ठीक है, अगर आप पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब देखो, अब जो आपने 5% सॉल्यूशन बनाया है उसमें उसका 10 ml ही लेना है सिर्फ। मान लो मैंने 100 ml बनाया 5% सॉल्यूशन, तो मुझे कितना लेना है, 100 में से सिर्फ 10 ml लेना है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है आपने, ये देखिए, आप बोलते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में आप वाई ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वाई लीजिए एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ एक्स डालिए, कुछ वाई डाल दिया, ठीक है, इन एन इग्निशन ट्यूब, ठीक है, एक्स को इग्निशन ट्यूब में रखना है, वाई को कॉनिकल फ्लास्क में रखना है। अभी मैं दिखाऊंगी इग्निशन ट्यूब कैसी होती है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, पुट अ कॉक ऑन द फ्लास्क, ठीक है। तो क्या किया ना, देखो ये जो आपको दिख रही है ना कॉन की शेप में, ये वाली, ये बड़े वाली तो आपकी कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इट इज मेंशन, देखो कॉनिकल फ्लास्क लिखा हुआ है। नाउ आपने ये जो छोटी ट्यूब इसके अंदर दिख रही है, ये आपकी इग्निशन ट्यूब है, ठीक है। जनरली इसको हम, अगर हमें कोई केमिकल कंपाउंड जलाना होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसको यूज करते हैं, ठीक है, इग्निशन ट्यूब को। नाउ आपने क्या किया, दूसरा जो आपका एक्स था वो इग्निशन ट्यूब में रख लिया, वाई को कॉनिकल फ्लास्क में रख लिया, ठीक है। अब इस इग्निशन ट्यूब को आपने थ्रेड से इसमें हैंग कर दिया, ठीक है, लटका दिया, देखो कर रखा है ना, ये थ्रेड से हैंग किया हुआ है, क्लियर। अब क्या होगा, अब देखो, अब कह रहे वेट द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली, ठीक है, अभी कंटेंट्स को वे करो आप, ठीक है। नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क, ठीक है, उसे घुमाओ, मतलब टिल्ट करना मतलब उल्टी करो, और स्वर्ल करो, हिलाओ, ठीक है, सो दैट सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर वाली जो ये थी ना आपकी, ये एक्स और वाई, जब तक आप इसको हिलाओगे इन टेस्ट ट्यूब को, तो ये जो एक्स है ये कैसे इसके अंदर मिक्स होगा, है ना, आपको हिलाना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा इस पूरी टेस्ट ट्यूब को, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क को, सो दैट कि ये जो एक्स और वाई है इसको मिक्स किया जाए। पहले तो हमने इनको बिना मिक्स किए इस पूरी बॉटल का जो वे है उसको, इस पूरी बॉटल को वे कर लिया, कॉनिकल फ्लास्क को वे कर लिया, जब हमने इसको मिक्स नहीं किया था। फिर हमने इसको मिक्स किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको वे करेंगे, फिर से हमने इसको वे किया, दोबारा वे करके देखा। वे करना क्या होता है, नापना, तोलना, उसका जो वेट है उसको मेयर करना, ठीक है, क्लियर। अब इस रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कोई रिएक्शन हुई होगी, है क्या, कुछ रिएक्शन हुई है। व्हाई शुड वी पुट अ कोक ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, डज द मास्क ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंजेस, ठीक है। देखो कोक, अब देखो ऐसा तो है ना, रिएक्शन तो हुई होगी, आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है अलग अलग, एक वाई का सॉल्यूशन था, एक एक्स का सॉल्यूशन था, उनको आपने मिक्स किया, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो जनरली हुई होगी कुछ ना कुछ। और ये कॉर्क क्यों लगाया होगा, आप खुद सोचिए। इसलिए कॉर्क लगाया है कि इस रिएक्शन के दौरान अगर कुछ भी कंटेंट या गैस वगैरह निकलती है, वो इस ट्यूब के अंदर ही रहे, इस ग्लास कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। मतलब जो कंटेंट आपने पहले डाला था, तो रिएक्शन के बाद भी कोई भी कंटेंट इस कॉनिकल फ्लास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने इस कॉर्क को यहाँ पर प्लेस किया था, ठीक है। तीसरी चीज जो उसने पूछी है कि क्या जो वेट आएगा सब्सटेंसेस का बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, क्या वो जो वेट आएगा वो सेम रहेगा या फिर वो डिफरेंट होगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि किसी भी रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब होगी कोई नया केमिकल कंपाउंड तो जरूर बनेगा, बट द वे जो वेट होगा इस पूरे इस कॉनिकल फ्लास्क का विद दिस केमिकल विल नॉट चेंज, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मास है वो कंजर्व रहता है, वो खत्म नहीं होता, ना ही कोई नया मास इस दुनिया में बनता है, क्लियर। अभी ये किसके बारे में बात करी है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये जो पूरी एक्टिविटी पढ़ी है ये मास की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग पढ़ी है।
भी जो दूसरा लॉ आएगा इसी सीरीज में, दैट इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ हम आपको ऐसे समझाएंगे। पहले जो मैंने यहाँ पर येलो बॉक्स को अंडरलाइन किया रखा है ना, ये येलो बॉक्स से, ठीक है, जिस स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन किया है इसको अपनी बुक में भी अंडरलाइन करना है साथ के साथ। ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर always present in definite proportions by mass। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, रेशो में, है ना। आपने देखा होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O का क्या मतलब है कि देयर आर 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:1। ठीक है, तो हमेशा कहीं का भी अगर पानी आप लो, चाहे अमेरिका का ले लो, चाहे यूरोप का ले लो, इंडिया का लो, चाइना का लो, कहीं का भी पानी देख लो, उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। ठीक है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में एलिमेंट कंबाइन होते हैं किसी कंपाउंड को या किसी फॉर्मूला को बनाने के लिए, वो जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, वो डेफिनेट रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर, ऐसा नहीं है कभी कि पानी H3O हो जाएगा या फिर H2O2 हो जाएगा पानी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पानी H2O ही रहेगा। क्लियर, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और। देखो अभी एक और नाम इसके साथ जुड़ने वाला है, जो एटम की स्टडीज में हमने अभी तो 2 इंडियन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल ब्रिटिश केमिस्ट थे हमारे जॉन डाल्टन, आपने उनके बारे में पहले भी नाम इनका सुना होगा कहीं ना कहीं अपनी साइंस के बुक में। तो जो जॉन डाल्टन थे आपके, उन्होंने मैटर की नेचर के बारे में बात की है। ये बताया है कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर कैसे हमने देखना है, कि मैटर को कैसे देखना है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर आप समझते हो ना, मैंने बताया था कि जो आपके महर्षि कनाद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यही देखा था कि जो मैटर को फर्दर डिवाइड करो जिससे वो बना है, और मान लो मैटर ए सब्सटेंस से बना है तो ए को डिवाइड करो तो पता चलेगा कि ए बी से बना है, बी को डिवाइड करोगे तो पता चलेगा बी सी से बना है। तो ऐसे ऐसे हमें देखते पता चलता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जिससे आपका वो पर्टिकुलर मैटर बना है, ठीक है, वही आपका एटम कहला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने इस परमाणु, जो महर्षि कनाद ने जो नाम दिया था परमाणु, उन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दे दिया है एटम्स। ठीक है, ये डाल्टन ने नाम दिया था। ठीक है, क्लियर। तो ग्रीक इन्होंने बोल दिया है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का वो एटम्स ही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्लियर। नाउ डाल्टन ने एक अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी, डाल्टन की थ्योरी के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर। आप हल्का से इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ठीक है, इवन जो जॉन डाल्टन थे वो भी एक टीचर थे। ठीक है, उनके पास काफ़ी इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग साथ में वो रिसर्च भी करते थे। देन फाइनली उन्होंने एटम के ऊपर रिसर्च किया, और जो पॉइंट्स उस टाइम पे ये जो रिसर्च आया था ओब्वियसली ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम लोगों को इतना भी नहीं पता था कि जो मैटर है वो किसी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, जो डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी दी है, उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आपको 6 पोस्टुलेट्स डाल्टन की थ्योरी के ध्यान रखने हैं। पहला जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि सभी मैटर, ऑल मैटर, ठीक है, वो किससे बने हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। ठीक है, एंड दीज एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ कम टू द सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है, डाल्टन ने जो बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल,
मतलब वी कैन फर्दर डिवाइड एटम इनटू सम स्मॉलर यूनिट, ये डाल्टन ने कहा गया था, ठीक है, क्लियर। और उन्होंने एक बात और बोली कि ना तो हम आप एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है ना ही खत्म होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ओके। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के मास, जैसे आयरन का एटम होगा, आयरन एक एलिमेंट है, आपको पता है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर आयरन एक एलिमेंट है तो आयरन के जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, आयरन मेटल में जितने भी आयरन के एटम्स हैं वो सब, उनका मास आइडेंटिकल होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, क्योंकि सभी एटम्स किसके हैं, वो आयरन के हैं, दे आर आइडेंटिकल, क्लियर। समझ में आया कि अगर कोई भी एलिमेंट है, ऑब्वियसली बात है वो किसी ना किसी एलिमेंट जो है कोई ना कोई एटम से बना है, ठीक है, जनरली, ओके। तो एटम्स जो होगा उसका जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आयरन के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। अगर मैं बोलूँ कार्बन के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल है, प्रॉपर्टीज भी सेम है। सिमिलरली ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं सभी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन इधर का ऑक्सीजन अलग है और मैं बोल रहा हूँ साउथ के ऑक्सीजन का एटम अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सारी जगह ऑक्सीजन का एटम सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ओके। अभी फोर्थ पे आ जाते हैं। Atoms of different elements have different masses and chemical properties, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के तो जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है और मास भी सेम होता है, बट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और मास भी डिफरेंट होता है। इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मानो मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, एक लिया आयरन, दूसरा ले लिया निकेल, निकेल भी एक मेटल होती है, चलो निकेल नहीं कोई और लेती हूँ, कॉपर, यस। एक मैंने ले लिया आयरन, दूसरा लिया मैंने कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के, अब देखो कॉपर एक एलिमेंट है और आयरन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आयरन के जो एटम्स हैं और कॉपर के जो एटम्स हैं, अगर हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करें ना, आयरन के एटम्स को और कॉपर के एटम्स को, तो what we will observe, हम ऑब्जर्व करेंगे that atoms of both the elements are different। मतलब आयरन का एटम कुछ अलग है और कॉपर का एटम कुछ अलग है। आयरन के एटम की प्रॉपर्टीज अलग है और कॉपर के एटम की प्रॉपर्टीज अलग है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, क्लियर ना। Come to the fifth postulates, ठीक है, we have studied till fourth postulate, now the turn of fifth one, ठीक है। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, ठीक है। तो जो आपके एटम है, कंपाउंड्स अगर बनाएंगे तो एटम्स को कंबाइन होना पड़ेगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना कि एलिमेंट से ही क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो कंपाउंड्स हैं आपके, एलिमेंट क्या मतलब एटम्स ना, ठीक है ना। तो एटम्स से जो आपके कंपाउंड्स बने हैं, ठीक है, क्लियर। तो एटम कहीं एक एटम से तो नहीं बनेगा, दो या दो से ज्यादा एटम को कंबाइन होना पड़ेगा। तो जिस रेशो में कोई एटम कंबाइन हो रहा है, वो जो रेशो होता है वो कोई स्मॉल होल नंबर होगा। होल नंबर समझते हैं ना, जो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती वो होल होती है, ठीक है, लाइक 0 1, 0 तो नहीं, क्योंकि कुछ तो ऐड करना पड़ेगा हमको, कुछ कंपाउंड बनाना है तो 0 नंबर लेके तो नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ भी एक्सेट्रा, सो मेनी, ओके। तो the relative number and kinds of atoms, the last one, the relative number and the kinds of atoms are present in a given compound are constant। मैं सोच रही मैं कुछ भूल रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो नंबर या काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो अब H2 नहीं लेती मैं, कुछ और मॉलिक्यूल लूंगी, मैं लेती हूँ आई विल टेक ओके ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने काइंड्स ऑफ एटम है, कितनी तरह के एटम है। काइंड्स ऑफ एटम मतलब टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो कितनी तरह के एटम्स हैं CO2 में, हमें तो 2 ही तरह के एटम दिख रहे हैं, एक तो कार्बन दिख रहा है, दूसरा ऑक्सीजन दिख रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट आर द रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर मतलब कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है। क्या रिलेटिव नंबर है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें हमेशा एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो ये जो उनके रिलेटिव नंबर है या फिर जो डिफरेंट एटम्स थे वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी कार्बन डाइऑक्साइड CF2 हो जाए, फ्लोरीन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, ऐसा नहीं होगा। जो एटम आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिससे मिलकर बना है वो हर जगह उसी से ही मिलकर बनेगा, और जितने एटम से मिलकर बना है हर जगह उतने ही एटम से मिलकर बनेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो these are 6 postulates of Dalton's atomic theory, ठीक है। You should know these points, every point is important, although ये जो थ्योरी है इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, कमियां हैं। तभी मैंने बताया था ना कि अभी तो एक कमी मैं आपको ऐसी बता देती हूँ, जो डाल्टन ने बोल दिया है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, है ना। उस टाइम डाल्टन ने जब रिसर्च किया तो उसे लगा अरे एटम तो इनडिविजिबल है, ये तो नहीं फर्दर, इससे स्मॉलर यूनिट तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, क्लियर। पर बाद में जैसे अब आपको पता है साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। अभी डाल्टन ने बोला है तो कोई और जो दूसरा साइंटिस्ट होगा जो इसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होगा, या फिर बाद में कोई साइंटिस्ट ऐसा आया होगा जो इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, आपको क्या लगता है क्या ख्याल आएगा कि डाल्टन ने जो कहा है वो सच है क्या, कि सच में एटम इंडिविजिबल होता है, कि सच में एटम के आगे फर्दर कोई पार्ट नहीं होता। तो जब जो दूसरे जो रिसर्चर्स होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को एज अ चैलेंज लेते हैं, एज अ चैलेंज समझते हो, कि वो उनके अंदर इतना क्यूरियोसिटी होता है कि वो फर्दर उस चीज पे और ज्यादा स्टडी करते हैं और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये बात प्रूव करने के लिए कि जो वो सोच रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ठीक है, क्लियर। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अभी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, ठीक है। अभी नीचे आते आते ये मत भूल जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा, ओके। इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कितना लिया है 5.3 ग्राम, reacted with 6 gram of acetic acid. How much? 6 gram. तो हमने यहाँ पे लिखा, तो देखो this is the formula for sodium carbonate. You can write down this formula in your notebook. What is the formula for sodium carbonate? Na2CO3. क्या फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3. ये हमने कितना लिया है 5.3 ग्राम, ठीक है, इतना मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया। और क्या लिया मैंने, एसिटिक एसिड, तो CH3COOH, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड का है, नीचे नाम भी लिख दिया है, फॉर्मूला के नीचे नाम भी लिख दिया है। ये हमने लिया है 6 ग्राम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये 6 ग्राम ले लिया। अब हमने इन दोनों को मिक्स किया, तो हमने मिक्स करने के बाद हमें इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट्स थे इस रिएक्शन में वो क्या क्या थे, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिखा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम, ठीक है। और क्या निकला है एंड, और निकला है 0.09 ग्राम ऑफ वाटर, तो प्लस कर दो क्योंकि इसके साथ में निकला है ना, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन फर्दर सोडियम एसिटेट, ये सब क्या है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो आपको इनको ऐड करना है, प्लस वाटर जो कि 0.9 ग्राम था, प्लस सोडियम एसिटेट, फॉर्मूला इज योर CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये जो है आपका 8.2 ग्राम लिया आया है, ठीक है, प्रोडक्ट में कितना आया है 8.2 ग्राम, तो आपने इतना लिया था
ये प्रोडक्ट बने। जब इन्होंने इसको मेजर किया कि CO2 बना 2.2 ग्राम और वाटर को मेजर किया तो पता चला ये कितना आया 0.9 और सोडियम एसिटेट को वे करके पता चला कि ये 8.2 ग्राम आया है। अभी कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा, रिएक्टेंट इस एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, ये जो एरो लिखा है ना इसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रही होती है, और इस एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस रिएक्शन के रिजल्ट के स्वरूप में बनेंगे। ठीक है, एज मतलब ऑब्वियसली कोई रिएक्शन होगी, कोई नया रिजल्ट आएगा, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए मैंने इन रिएक्टेंट्स के वे को ऐड किया। मैंने देखा कि टोटल रिएक्टेंट कितना था मेरा, तो मैंने ऐड किया 5.3 प्लस 6, हाउ मच 11.3, तो मेरा 11.3 ग्राम मेरे रिएक्टेंट आ गया। नाउ अब जो जितना जितना मेरा प्रोडक्ट आया है मैंने उन तीनों को भी ऐड कर लिया। टू क्यों किया, सो दैट आई कैन नो हाउ मच देयर इज टोटल वे इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 2.2 आपने देखा CO2 2.2 प्लस 0.9 और प्लस में क्या किया है 8.2 ग्राम जो कि आपका सोडियम एसिटेट था। जब इन तीनों को ऐड किया तो पता चला 11.3 आया। अरे ये तो उतना ही है जितना प्रोडक्ट था। ठीक है, तो मतलब जितना रिएक्टेंट में मास था, जितना रिएक्टेंट में मास था दैट इज योर 11.3, उतना ही प्रोडक्ट में मास आया है 11.3। इट शोज दैट कि किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है, क्लियर, कभी भी मास खत्म नहीं हो, मास कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, 1:8 की रेशो में कंबाइन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बाय मास, ये रेशो कौन सी है, बाय मास। आप समझते हो इसका मतलब कि इनके मास की जो रेशियो है, जितना हाइड्रोजन का मास है पानी में और जितना ऑक्सीजन का मास है पानी में, उस मास की, उनके मास की जो रेशियो है वो 1:8 है। ठीक है, ओके। तो नाउ you have to tell them what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas। वो कह रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन का मास की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट कराना हो। थोड़ा सा पजल लग रहा है क्वेश्चन में कि नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने कहाँ लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, ये देखो यहाँ पे है, ऊपर लिखा गया। तो H2O है ना, क्वेश्चन में पानी दिया है वो। अब देखो, अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं मास का, थोड़ा थोड़ा डाटा आपको धीरे धीरे याद करते चलना है मेरे साथ। जैसे जैसे जिन जिन एटम्स की मैं मास बताते जाऊंगी वो आप डेली प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, 1। ओके, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है U। U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास या फिर बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो अभी आप आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन का मास होता है बच्चे 16 U। ठीक है, क्लियर। अब देखो 2 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 आया, एक हाइड्रोजन होता तो 1 आता। तो हाइड्रोजन का टोटल, 2 हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हुआ 2 ना, और एक ऑक्सीजन था उसका मास हो गया 16। अब इन दोनों, ये जो दो डिफरेंट तरह के आपके पास एटम थे, इन दोनों के आपने मास की रेशो ले ली, तो 2:16। सिंप्लीफाई करो, क्या जाएगा 1:8। अरे बच्चे ये 16 ला गया, इसको 1:8 करो। एक मिनट, मैं ही करेक्ट कर देती हूँ, ये गड़बड़ हो गया, ये है 1:8। ठीक है, क्लियर, ये 1:8 आ गया है आपका। ओके, अब यहाँ पे देखो एटॉमिक मास मैंने बता दिया, तो रेशियो आ गई सिंपल रेशियो 1:8। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है कि अगर आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने हो पानी बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम,
तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। तो इस रेशो से देखो, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये समझ में आता है। ये रेशो में क्या बता रही है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, इफ देर इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन वी विल रिक्वायर, तो देन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर। ठीक है, क्लियर। तो अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो जाए 1 की जगह, तो ऑक्सीजन कितना होगा जी? देन आप क्या करोगे? यू विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 3। अगर 1 के लिए 8 है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू, है ना। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन आपको बोलता है कि आपके पास हाइड्रोजन 3 ग्राम है और बताओ कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन का, तो आप क्या करोगे? तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, क्योंकि 1 के लिए 8 है, 3 के लिए 24 होगा। ठीक है, क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर हो क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज योर, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स मैंने पढ़ा दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने पढ़ा दिया। आप मुझे बताएंगे कि डाल्टन्स की थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नाउ अगला भी आपने बताना है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन बताया था ना कि जिस रेशियो में कोई कंपाउंड, जिस रेशियो में एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, वो जो रेशियो होती है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। तो आपको ये बताना है कि डाल्टन्स की थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। क्लियर। नाउ अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं और चीजों पर कि व्हाट इज एटम, हाउ बिग आर एटम्स। ठीक है, तो आपको पता है कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, लाइक जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई या छोटी यूनिट क्या होता है, दैट इज योर ब्रिक, है ना। एक ब्रिक ही किसी बिल्डिंग, एक ब्रिक से ही ब्रिक्स को मिलाकर कोई वॉल क्रिएट होती है या कोई बिल्डिंग क्रिएट होती है। ठीक है, तो किसी भी मैटर की जो बेसिक यूनिट है या फिर को फंडामेंटल यूनिट है, तो दैट इज योर एटम। ठीक है, एटम किसी मैटर की फंडामेंटल यूनिट मानी गई है। ठीक है, और एटम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, हम इन्हें ऐसे इतना ऐसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। और दूसरी बात कि इनके जो एटम जो होते हैं ना, एटम जो है आपके जो परमाणु है, उनका जो शेप होता है दैट इज नियरली स्फेरिकल शेप। ठीक है, वो स्फेरिकल की शेप, गोलाकार। ठीक है, या फिर हिंदी में मुझे नहीं पता स्फीयर को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, स्फेरिकल शेप में होते हैं, स्फीयर के जैसे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो रेडियस होती है ना, एटम्स की जो रेडियस होती है, देखो वो कितनी होती है। अब आपको एक चीज यूनिट समझा देती हूँ मैं, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर एक यूनिट है। जनरली ये मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, है ना। तो नैनोमीटर उन जो बहुत कम लेंथ होते हैं ना, बहुत कम, जिसको आप देख भी नहीं सकते, जैसे एटम है ना। अब एटम एक स्फीयर है, तो अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस तो होगी, है ना। स्फीयर की रेडियस होती है तो एटम की भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इसी वो इतनी कम होगी कि आप ऐसे मीटर में तो नहीं उसको बता सकते ना, आप सेंटीमीटर में बता सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 को 10⁹ से डिवाइड करें, आप 10⁹ का मतलब समझते हैं कि 10 को 10 से 9 बार गुना करना है। समझ रहे हो कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने टाइम करना है? 9 टाइम करना है। ठीक है, तो अगर आप 1 को उतने बड़े नंबर से डिवाइड करें, 10⁹ समझ में आ गया कितना बड़ा नंबर होगा, कि 10 इंटू 10 इंटू 10 9 बार रखना है। ठीक है, तो वो उसको जो वो तब जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? 1/10⁹ मीटर के इक्वल है। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं
कि अगर 1 मीटर कितने नैनोमीटर के इक्वल होगा, तो आप इस 10⁹ को अगर आप राइट साइड ले जाओ, इधर ये डिवाइड में है, राइट साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 इंटू 10⁹ विल बी इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो आप चाहे इसको पहले वाले तरीके से याद कर लें कि एक को जब हम 10⁹ से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मीटर को, तब वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर? 1 मीटर को जब आप 10⁹ वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। या फिर आप ये कहिए कि 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक है, ओके। नाउ देखो यहाँ पे कुछ रिलेटिव साइज दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम की रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर में दी है ये। ठीक है, ये है 10⁻⁹ वाटर के मॉलिक्यूल की। तो इतनी छोटी छोटी इनकी रेडियस है। ठीक है, क्लियर? बाकी भी आप देख सकते हो जस्ट अपनी नॉलेज के लिए। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट है मेरा, 1 मिनट, आई थिंक आज के लिए काफी है शायद, ये बता दूं मैं हल्का सा आपको। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो डाल्टन ने, जो पहला साइंटिस्ट था, उसने कुछ सिंबल्स यूज किए एटम्स के लिए, क्योंकि उन्होंने एटम्स के बारे में सबसे पहले बात करी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने ये उनके सिंबल हैं, आपको ये सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर आपको नॉलेज के लिए बताया गया है कि पहले ऐसे ऐसे सिंबल हुआ करते थे। ठीक है, अभी तो हम हाइड्रोजन के लिए ऐसा कोई सिंबल यूज करते नहीं करते ना, हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल अब एच है। ये जो सिंबल है ये डाल्टन ने प्रपोज किए थे। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ तो इनिशियली जो नोमेनक्लेचर नाम रखे जाते थे एलिमेंट के, वो उस प्लेस के नाम पर रख दिए जाते थे जहां पर वो पाए जाते हैं। जैसे कि कोई कॉपर है, वो कहीं पर मिला है तो उसको कॉपर रख दिया। ठीक है, क्लियर? जैसे कॉपर सिप्रस नाम की जगह से पाया गया था तो उसका नाम कॉपर रख दिया, सिप्रस से मिलता जुलता है कॉपर। ठीक है, क्लियर? अब कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम उनके कलर्स पर रखे गए, जैसे कि जो गोल्ड का मतलब इंग्लिश में होता है येलो, तो आपने देखो गोल्ड का कलर क्या होता है, येलोइश होता है ना। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया, क्योंकि उसका कलर इंग्लिश में गोल्ड जो वर्ड है वो येलो कलर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, पहले तो ऐसे ही नाम रखे जाते थे। ठीक है, बाद में प्रॉपर एक हमारा यूनियन बना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, जिसे हम बोलते हैं प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन शॉर्ट फॉर्म वी विल राइट IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये अब हमारी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह का मतलब हर जो अभी केमिस्ट्री में जो भी रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, उन सब में क्या नोमेनक्लेचर करना है, कैसे किसको क्या सिंबल देना है, सब और कैसे नोमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं उनको सब ये ही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। क्लियर? और ये जो डिसाइड करता है वो पूरी दुनिया उसको फॉलो एक्सेप्ट करती है। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम आपको बताते हैं, एक चीज याद रखना, हमेशा अगर कभी कभी ऐसा होता है, देखो आपको एक मैं टेबल दिखाती हूँ हल्का सा, ये जो चीज, हाँ ये मैंने आपको टेबल दिखाना है, ये आपको कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं, सिंबल भी याद करने हैं। ठीक है, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली होगा, वन डे में कभी नहीं होता। अभी इनिशियली नया नया है तो आपको शायद अभी दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो ये बिल्कुल आपको टिप्स पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कोई जोर लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम इज योर मेटल। ठीक है, तो अल्यूमिनियम के लिए सिंबल यूज किया जाता है AL। हमेशा याद रखना, अगर किसी सिंबल में 2 लेटर हैं, जैसे इसमें है A और L है, तो जो पहला लेटर होता है वो हर किसी भी एलिमेंट के सिंबल का हमेशा कैपिटल रखना होता है। ठीक है, और जो दूसरा लेटर होता है वो आपको स्मॉल लेटर रखना पड़ता है। L आपको यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखोगे, आप स्मॉल लिखोगे। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, दोनों को कैपिटल लिख देते हैं, दोनों को कैपिटल नहीं लिखना है। पहला जो आपका अल्फाबेट है वो आपका लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा अल्फाबेट आपका लोअर केस का होना चाहिए। लोअर केस मतलब आपका जो स्मॉल ABC टाइप जैसा। ठीक है, नाउ आर्गन, आर्गन के लिए सिंबल है
ए आर, कैपिटल ए रखना है और आर जो पीछे वाला लेटर है उसको स्मॉल रखना है, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। बेरियम के लिए भी बी ए छोटा रखा है। अब बोरोन है, बोरोन का एक ही लेटर का सिंबल है बी, कैपिटल ही रखना, अगर एक ही लेटर का तो वो तो जाहिर सी बात है उसको कैपिटल ही रखेंगे, ठीक है। ब्रोमीन का सिंबल है बी आर, ठीक है, ब्रोमीन देखो नाम से पता चला ना बी आर। बेरियम बी ए है ना, एल्यूमिनियम ए एल, पहले दो लेटर ले लिए। आर्गन ए आर, तो जनरली तो बहुत सिंपल से रखे जाते हैं, कभी दो लेटर ले लेते हैं। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या ले लिया, कैपिटल सी और ए, पहले दो लेटर ले लिए तो लिख दिया कैपिटल सी और स्मॉल ए। अब देखो कार्बन है, अब कार्बन का क्या करें, उन्होंने कार्बन का सी ए तो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो कैल्शियम को दे दिया है, उन्होंने कार्बन को दे दिया है कैपिटल सी, सिंपल सी दे दिया। नाउ क्लोरीन को क्या दिया है, सी एल, क्लोरीन एल आ रहा है ना, देखो थर्ड नंबर पे एल आ रहा है तो सी एल नाम दे दिया। कोबाल्ट को क्या दिया है, कैपिटल सी ओ, ठीक है, कैपिटल सी, देखो कैपिटल ओ नहीं लिखना है यहाँ पे, कैपिटल ओ अगर आपने लिख दिया तो इट विल बिकम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कैपिटल सी कैपिटल ओ अगर साथ में लिखा होता है मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कोबाल्ट के लिए ओ को स्मॉल रखना है, हर एलिमेंट का दूसरा लेटर स्मॉल ही रखना है, ठीक है। कॉपर को सी यू से रख दिया, ठीक है, क्योंकि सी ओ इन्होंने किसको दे दिया था, कोबाल्ट को दे दिया, तो मर्जी है, ठीक है, क्लियर। फ्लोरीन का रखा है कैपिटल एफ, गोल्ड को रखा है ए यू, अभी बताऊंगी गोल्ड को ए यू क्यों रखा है, क्योंकि गोल्ड का दूसरा नाम भी है। हाइड्रोजन को रखा है कैपिटल एच, आयोडीन आई से शुरू होता है कैपिटल आई, आयरन को रखा है एफ ई, ठीक है। ये तो थोड़ा बीच बीच में आप में आएगा ना, जो इसको हम बताएंगे आपको कि गोल्ड को ए यू क्यों दिया, आयरन को एफ ई क्यों दिया। सिमिलरली लेड को पी बी, कैपिटल पी और स्मॉल बी। मैग्नीशियम का तो नाम पे ही है एम जी है, ठीक है, एम जी। नियोन एन ई, फर्स्ट टू लेटर नियोन, ठीक है। नाइट्रोजन को कैपिटल एन से रखना है, ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से रखना है। पोटाशियम, देखो पोटाशियम का पी सिंबल नहीं है, पोटाशियम का सिंबल है कैपिटल के, ठीक है। अभी बताएंगे आपको, ये सस्पेंस थोड़ा सा खोलेंगे धीरे धीरे कि क्यों ऐसे इनके बीच बीच में कोई ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिनके सिंबल उनके नाम से मिलते जुलते नहीं लग रहे ना, तो इनका भी सस्पेंस खोला जाएगा। सिलिकॉन एस आई, ठीक है, नाम पे ही है। सिल्वर, अब देखो सिल्वर में कुछ भी नहीं है नाम के जैसा, ए जी नाम है, ए जी सिंबल है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल जे। सोडियम, सोडियम में भी देखो सिंबल एन ए है, नाम के ऊपर सिंबल नहीं है, ठीक है। सल्फर कैपिटल एस, यूरेनियम यू, जिंक कैपिटल जेड और स्मॉल एन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिंबल है इनके, इनको ये इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और आई होप कि आप लोग इसको एकदम रिवाइज कर करके बिल्कुल एकदम याद कर लेंगे, टिप्स पर आपके आ जाने वाले हैं ये, ठीक है। तो जो सस्पेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में खुलेगा कि क्यों गोल्ड ए यू है, क्यों आपका आयरन एफ ई है ना, क्यों सिल्वर ए जी है और क्यों पोटाशियम के है, ठीक है। सो वी विल स्टडी दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए थैंक यू so much and keep learning, stay safe, stay happy.